मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज की इस तकरीब रूनुमाई और इस शेरी महफ़िल में साहित्य और अदब की एक ऐसी शख्सियत जलवा अफरोज़ है जो बनारस की सरज़मीन में ही पले बढ़े हैं और नज़ीर बनारसी जिनके आइडियल और फेमस और जिनको वो बहुत एडमायर करते थे और उनके साथ बहुत सारे मुशायरों में शरीक रहे हैं, शिरकत की है उन्होंने। उनसे नज़ीर साहब की निगाह इल्तिफ़ात और बुज़ुर्गाना शफ़क़त की एक मिसाल ये है कि आप उस वक्त मिस्र पोखरा बनारस में रहते थे। बुद्धिनाथ मिश्रा जी, नज़ीर साहब एक दिन सुबह सुबह रिक्शे से बुद्धिनाथ मिश्रा जी के घर के पास पहुँचे और आवाज़ देने लगे ज़ोर ज़ोर, बुद्धिनाथ बुद्धिनाथ। जब भी आए हैं तो कहा कि आज सुबह सुबह एक शेर तैयार हो गया, सोचा कि तुम्हें सुना दूं। तो नज़ीर साहब ने वो शेर सुनाया कि उधार लेंगे न दुनिया से कोई चीज़ नज़ीर, उधार लेंगे न दुनिया से कोई चीज़ नज़ीर, कफन भी लेंगे अगर हम तो ज़िंदगी देकर। वो बुद्धिनाथ मिश्रा जी और नज़ीर साहब, एक गंगा एक जमुना, दोनों आज उनका संगम हो रहा है, समागम हो रहा है। बुद्धिनाथ मिश्रा जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के साहित्यकार हैं और नज़ीर साहब के दोस्त हैं। हमारे बीच में सफ़र करके देहरादून से आए हैं। उनका इस्तकबाल करिए और उनके विचारों को आत्मसात करिए। नमस्कार। सहस्राब्दी पुरुष महंत वीरभद्र मिश्र की विरासत को पूरी ऊर्जा के साथ वहन करने वाले आज के अध्यक्ष महंत विश्वंभरनाथ मिश्र, कभी हम लोग जिनके इर्द गिर्द घूमते थे, आज वो दौर नहीं है जिसके लिए उदय प्रताप सिंह जी ने दो पंक्तियां कही हैं। यादव जी सुन लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस को देखते हुए हम लोगों के मन में एक बूढ़ा सा कार्यालय दिखाई पड़ता है, लेकिन उस इमेज को तोड़ने वाले कृष्ण कुमार यादव यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके लिए दो पंक्तियाँ पर्याप्त हैं उदय प्रताप जी की कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। तो जिस खत को लेकर लोगों तक पहुंचते हैं कृष्ण कुमार यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका यहाँ आना। और हमारे बीच मधोक जी हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि नज़ीर साहब के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है, लेकिन मधोक जी अपने में, दीपक मधोक जी अपने में एक बहुत बड़ी हस्ती बनारस में हो गए हैं, आप माने न माने। और एक बड़ी बात इन्होंने की है जिसको मैं दो पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि अजीब शय है ये बुत परस्ती, दिए जलाए हैं आंधियों में। इस समय शिक्षा की बात करना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि सब जो पैदा होते हैं वो सब गुरु होकर के निकलते हैं। अजीब शय है ये बुत परस्ती, दिए जलाए हैं आंधियों में, बुझा बुझा कर थका जमाना, हमारी हिम्मत नई नई है। तो वो नई हिम्मत लेकर के मधोक जी यहाँ पर उपस्थित थे। शगीर भाई के कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं जहीर भाई, क्योंकि हमारी उनके साथ दोस्ती थी। इनको मैं लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन आज मैंने आपको दे दिया। अरे तो माला माला आपने कर दिया। मैं यहाँ जो उपस्थित हुआ हूँ ये इनकी कृपा है। करीब 3 महीने से हम लोग जुड़े हुए थे और इनका ही विशेष मेरे प्रति जो अपनत्व है
कि इस पुस्तक का पहला लेख भी मेरा ही है। बड़ी बात है कि ये जिसमें कि एक से एक विद्वानों का लेख है। मैं बहुत ही अल्पज्ञ प्राणी हूँ। ये है कि बनारस का हूँ, घाट घाट का पानी पिया हुआ हूँ मैं। और नज़ीर साहब के साथ मेरे लगभग 10 वर्ष बहुत अच्छी तरह से बीते थे। वो ऐसे बीते थे कि बनारस से जो कहीं भी कवि सम्मेलन, मुशायरा, मेला जुला, उस समय बहुत ऐसा होता था। तो उसमें नज़ीर साहब जाते थे और उनके साथ हिंदी में बुद्धिनाथ मिश्र। कभी कभी जब मैं नहीं जाता था, मुझे नहीं बुलाया जाता था, तो जब वो लौट के आते थे मुझे डांटते थे कि आज तुम दिखाई नहीं पड़े कवि सम्मेलन में, क्या बात है। यानी कमज़ोर नहीं पड़ने देते थे वो। तो एक बड़ा ही अपनत्व वाली बात थी। मैं उनको नमन करते हुए, जो हम लोग अक्सर यात्रा में रहते थे, तो वो मेरी आवाज़ ठीक ठाक थी, अभी भी है लगभग। तो वो कहते थे कि एक बुद्धिनाथ, क्योंकि वो तहत में सुनाते थे हमेशा, गाते नहीं थे कभी, मैंने तो कम से कम नहीं सुना। कहते बुद्धिनाथ सुनाओ कोई। तो जो मैं जिन रचनाओं को सुनाता था उनमें एक ये गज़ल भी है जो कि उपाध्याय जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। इस गज़ल को हिंदी के नहीं, उर्दू के जो बहुत बड़े शायर थे, फिराक गोरखपुरी, बहुत बड़े शायर, और शायर ही नहीं, समीक्षक, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। आप देखिएगा उनके लेख में इसकी भरपूर प्रशंसा की है। तो उसकी जो 2 पंक्तियाँ हैं वो मैं सुनाता हूँ, और उसी अंदाज में जो मैं उनको सुनाया करता था, क्योंकि मुझे अभी वो दिन याद आ रहे हैं। कहीं तुमको जाना हुआ अगर, न गए बगैर नज़ीर के, कहीं तुमको जाना हुआ अगर, न गए बगैर नज़ीर के, वो ज़माना अपने नज़ीर का तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो ज़माना अपने नज़ीर का तुम्हें याद हो कि न याद हो। मैं यहाँ पर उस ज़माने को याद करने के लिए आया हूँ जो उनके साथ बीता था। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि उनके साथ रहते हुए मैंने ये महसूस किया, वो बहुत खुल के मुझसे सारी बातें बताते थे, अपने बच्चे की तरह से। ऐसी ऐसी बातें भी जो कि शायद उन्होंने किसी को न कही हो, संकोच बस सामाजिक बंधनों के कारण, वो सभी मुझे बताया। कि वो कहते थे कि जब मैं घर से परेशान हो जाता था, पारिवारिक उसमें तमाम व्यवसाय ये सब में, तो मैं गंगा जी के पास आ जाता था और गंगा में नाव ले करके और घंटों में नाव पर बैठा रहता था। मुझे अद्भुत सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। और उसको उन्होंने जगह जगह पर इसको कहा भी है अपनी शायरी में। गंगा से उनका इतना मोह था। और दूसरी बात ये कि वो ये मानते थे कि गंगा जो है वो ये मजहबी जो दायरे हैं उनसे बहुत ऊपर है, क्योंकि जो भी जाता है वहाँ पर उसको वो माँ की तरह से दूध पिलाती है। पय माने संस्कृत में जो एक शब्द है पय, पय का मतलब दूध भी होता है और पानी भी होता है। तो कहते थे गंगा जो है मुझे पयपान कराती है, यानी दूध भी पिलाती है और जल भी पिलाती है। ये उनकी भाषा थी जो हम लोगों ने उनसे सीखा। और 2 बातें अभी मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि जिस तरह से उन्होंने गंगा की हर अवस्था का वर्णन किया है, काशी का किसी भी कवि ने नहीं किया है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और उसका कारण ये है कि वो गंगा से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। वो हमेशा
जब बात करते थे, जो उनकी जो कविताएं हैं, कि देखिए कविता जो होती है, एक कविता होती है नकल से लिखी जाती है, जो हमारे हिंदी कवि गज़ल लिखते समय नकल करते हैं, तो वो एक नकल की बात है, पता लगता है कि ये आत्मा से नहीं कह रहा है। और एक जो है वो हृदय से निकलती है, आत्मा से निकलती है कविता। तो उनकी कविता जो है, जब आप गंगा की प्रत्येक उनकी आरती को देखिए, उनको सुनिए और पढ़िए, लगेगा कि आपके सामने वो चित्र आ रहा है, और वो कोई फोटोग्राफर का या विदेशी पर्यटक की दृष्टि से नहीं लिखा गया है। वो लगता है जैसे कि अपनी माँ को एक बेटा देख रहा है, और उस बेटे की तरफ से जो लिखा जाता है वो उनकी समझे। ये उनकी विशेषता है। हमारे एक पूर्व वक्ता ने जो उनके पर कहा, तो ये कह दिया कि नज़ीर बनारसी थे, नहीं, नज़ीर बनारसी हैं। नज़ीर बनारसी आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि कवि और शायर कभी मरता नहीं है। ये अंतर है राजा में और कवि में। राजा के साथ लगता है अकबर था, अकबर थे कहिए या था कहिए, जहांगीर था, लेकिन तुलसी हैं, सूर हैं, फिराक हैं और नज़ीर हैं। अगर समर्थन तो आप तालियों से मेरा समर्थन करें। और बनारस का मतलब है, क्योंकि बनारस अपने में एक अलग धर्म है। ये मुंह देखी बात मैं नहीं कह रहा हूं। नज़ीर साहब को पढ़ते हुए आपको ये अनुभव होगा कि बनारस एक अलग धर्म है। जब वो होली की भांग का वर्णन करते हैं, ठंडाई में क्या घोल दिया था पंडित, हम रात भर उड़ते रहे नवमंडल में, ये कोई शायर की बात नहीं है। ये बनारसी, खांटी बनारसी की, जिसके प्रतीक हमारे हरि भैया यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये भी कहते तो वही बात कहते जो नज़ीर साहब कह चुके। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नज़ीर साहब के साथ एक उनकी पंक्ति है कहीं पर कि तुम हमारे साथ चल नहीं सकोगे, क्योंकि तुम चलते हो मेड़ पर और हम चलते हैं सबको मिटाते हुए। क्योंकि नज़ीर साहब के साथ न मजहब है न भाषा है, क्योंकि वो भाषा जो है, वो जिस तरह की भाषा लिखते हैं उसमें कहीं हिंदी उर्दू की बात नहीं आती। ऐसे कभी दो हुए हैं जिनके साथ ये दिक्कत हुई कि न उनको हिंदी का माना गया न उर्दू का माना गया। ये साफ है। एक थे बेकल उत्साही। बेकल उत्साही को भी ये शिकायत थी कि उन्हें न उर्दू वाले मानते हैं और न हिंदी वाले मानते हैं, और यही बात नज़ीर साहब के साथ। लेकिन अंतर ये था कि उनके साथ ये था कि उनको कहा जाता था कि गांव की भाषा लेकर के आया है। गज़ल में गांव की भाषा लेकर के नहीं, क्योंकि गज़ल का उस समय तक जो लहजा था वह शहरी लहजा था। उन्होंने पहली बार गांव के शब्दों को गज़ल में लाने का प्रयास किया था, कोशिश की थी। तो इसके लिए उनको छांट दिया गया कि ये बेकार। नज़ीर साहब के साथ क्या बात थी कि वो जिस भाषा में लिखते थे और जिन विषयों पर लिखते थे, वो कभी कभी शायरी का विषय ही नहीं होता था, और उसमें लिख करके उन्होंने दिखाया था। नज़ीर साहब को भारत रत्न नहीं मिला, पद्मश्री नहीं मिला, पद्म भूषण नहीं मिला। पद्मश्री बेकल साहब को जरूर मिल गया, और राज्यसभा का सदस्यता भी उनको मिल गई थी। नज़ीर साहब को नहीं मिला। लेकिन ये बनारसी जो है वो ऐसा है कि जब मानस चतुर्शती समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ था तो इनको बुलाया गया था। कार्यक्रम था राष्ट्रपति भवन में मानस चतुर्शती समारोह, तुलसी के मानस के 400 वर्ष होने पर, और बुलाया गया था किसको? तो नज़ीर साहब को, नज़ीर बनारसी को।
उन्होंने जाके जो 2 पंक्तियां सुनाई वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा उस समय, और पूरी तालियों से पूरा मैंने सभागार जो है कोलाहल मच गया था। केवल 2 पंक्तियां उनके मैं सुनाना चाहूँगा कि तुलसी पे जो लिखा तो यहाँ तक पहुँचा, तुलसी पे जो लिखा तो यहाँ तक पहुँचा, और श्री राम पे लिखूं तो कहाँ तक पहुँचूं। ये भाव था। इस भाव से नज़ीर साहब जाने जाते हैं, और नज़ीर साहब की जो महत्व है, उनका महत्व है कि आज नहीं तो कल। मैं जब ताशकंद गया था तो वहाँ मुझे का उत्सव मालूम हुआ। वहाँ जैसे अपने यहाँ दुर्ग होता है, किला होता है, उसी तरह से वहाँ पर एक दुर्ग होता है जिसका नाम, जिसको कहते हैं उर्दा। उर्दा जो है उसमें केवल सैनिक रहते हैं। हमारे यहाँ किले में सब राजा भी रहता है, उसकी सैनिक भी, सेना भी रहती है, लेकिन वो जो केवल किले में सैनिक रहते हैं, और वो विभिन्न स्थानों के होते हैं, इसलिए उनकी जो मिली जुली भाषा थी वो उर्दू हुई। हमारे यहाँ गलत ये कहते हैं कि वो कहाँ कनात में और इसमें भाषा में हुए, नहीं। ये दुर्ग जो दुर्ग कहते हैं, जिसको किला कहते हैं, वो उर्दा है वहाँ पर, और वहाँ से उर्दू आई। आप देख लीजिएगा ताशकंद जा कर के कि किसको कहते हैं। तो ये बात जो है ध्यान में रखिएगा। इसलिए जब हम नज़ीर साहब की बात करते हैं तो वो भारत के इस गांव की भाषा की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, और यही उनकी विशेषता है जिसको लेकर के वो चले थे, और जो हमें मार्ग दिखाता है कि हमें किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और किस तरह से कवि जो है वो धर्म मजहब इससे ऊपर होता है। उसका एक उदाहरण नज़ीर साहब है। मैं 2 बातें कह करके मैं समाप्त करूँ। वो हमारे बहुत से विद्वान बैठे हुए हैं, मैं विद्वान नहीं हूँ, बुद्धिमान जरूर हूँ, और बुद्धिनाथ मतलब होता है गणेश, तो मैं हूँ। 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं धन्यवाद दूंगा उनके नाम पर जो बनी हुई अकादमी है, उसको इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उससे मुझे बहुत सारी आशाएं हैं। आशा ये कि अब देखिए, सारी की चीज़ें हम सरकार पर नहीं कर सकते। सरकार अपने ढंग से काम करती है, समाज अपने ढंग से काम करता है। नज़ीर साहब के नाम से एक बढ़िया सा बनारस की प्रतिष्ठा और नज़ीर साहब की प्रतिष्ठा के अनुसार एक बढ़िया पुरस्कार, वार्षिक पुरस्कार होना चाहिए। और ये दायित्व, ये कहाँ गए, भाग गए पहले ही, वो इनका नहीं है, दायित्व इनका नहीं है, ये आपका है। पूरा बनारस का दायित्व है कि नज़ीर साहब पर एक अच्छा सा पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार घोषित होना चाहिए। और ये क्रम जो है उनके जन्म पर हर साल होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग सभी तैयार भी हैं, और जिसके लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं अकादमी के प्रति कि उस अकादमी ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। बड़ी छोटी अभी देख रहा हूँ कि चूँकि पहली बार ये हो रही है, इसलिए संख्या कम है, लेकिन क्योंकि और ऐसे भी देखिए कि जो इंटरनेट का दौर आया है उसमें इतना बहुत है, इतना नहीं होता है। बड़े से बड़े देश की राजधानी में हमने जाकर के देखा कि एक से एक बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के रचनाकार आते हैं, और उनके देखेंगे 15-20 लोग रहते हैं बैठे हुए। तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें युवा पीढ़ी भी जुड़े, क्योंकि युवा पीढ़ी ही उस विरासत को आगे ले जा सकेंगे। इन बातों के साथ मैं फिर से उनके अकादमी, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ उनकी स्मृति को। हमारे साथ वो हमेशा जिंदा रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी। नज़ीर बनारसी साहब के साथ अपने बिताए हुए पलों को संजो रहे थे, उनकी यादों को हम तक पहुंचा रहे थे, और उनसे जुड़े
बहुत सारे संस्मरण उन्होंने सुनाए और उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए, उनके काम को ज़िंदा रखने के लिए कई अहम तजावीज़ और मशवरों से भी नवाजा। हम उनके इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं।